गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 29 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ आपके लिए मैं सिलेक्टेड टॉपिक्स फिर से लेके आया हूं। एक बार देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा दैट वुड बी अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बोला है, बहुत शानदार यहाँ पे बात बोली है। तो उसके बहाने, उस एक न्यूज़ के बहाने हम लोग आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। तो जीएस पेपर 2 से इसको हम लोग कवर करते हैं। अगली जो न्यूज़ रहेगी दैट वुड बी अबाउट द चाइना एंड इट कोलैबोरेट्स विद तालिबान। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तालिबान के कुछ डेलीगेशंस ने भी चाइना की यात्रा की, वहां पे विजिट किया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, पुराने जो दोस्त थे वो दुश्मन बनते जा रहे हैं, पुराने जो दुश्मन है वो दोस्त बनते जा रहे हैं। अगली जो बात पढ़ेंगे दैट वुड बी अबाउट द ब्लिंकन विजिट्स इंडिया। जो अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हो आप, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने इंडिया की अभी विजिट किया है। कौन कौन से मुद्दों पे उन्होंने बात की है, क्या उन्होंने बोला है, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द फिस्कल फेडरलिज्म। देखिए फेडरलिज्म मैं आपको पहले भी कई बार करवा चुका हूँ, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है, अगला है जापानीज एजुकेशन सिस्टम एंड अस। ये अस है, यूएस नहीं है। तो जीएस पेपर 2 में इसको कवर कर सकते हैं, जीएस पेपर 3 में कर सकते हैं, एसए में कवर कर सकते हैं, इंटरव्यू में कवर कर सकते हैं। तो देखिए भैया कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ये आज का एडिटोरियल है। हर कहीं पे आप इसको फिट कर सकते हो। अगर आपको एजुकेशन वगैरह में इंटरेस्ट है, मतलब एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली इंटरव्यू वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स। पहली जो बात है वो आती है सुप्रीम कोर्ट से। नो इम्यूनिटी फॉर एक्ट्स ऑफ वेंडलिज्म इन हाउस। वेंडलिज्म का मतलब होता है जब आप तोड़फोड़ करते हो, है ना, या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो, शीशे वगैरह फोड़ देते हो, वेंडलिज्म होता है ना, जब दंगे वंगे होते हैं। अगली जो उन्होंने बोला नो इम्यूनिटी फॉर एक्ट्स ऑफ वेंडलिज्म, सुप्रीम कोर्ट ने, तो दो न्यूज आज ये कवर होती हैं फ्रॉम पेज नंबर 12 एंड फ्रॉम पेज नंबर 1। देखिए कहना इसमें क्या है, थोड़ा सा केस मैं आपको बता देता हूँ। केस ये 2015 का है, 2015 का केस है, केरला का केस है। केरला में एलडीएफ के जो लीडर थे, इन्होंने केरला की असेंबली में हंगामा किया था, तोड़फोड़ मचाई थी भैया। वहाँ का कंप्यूटर वगैरह तोड़ दिया था, वहाँ का जो माइक वगैरह था उसको भी तोड़ दिया था। और जो पार्लियामेंट के अंदर जो ये प्रॉपर्टी होती है, ये कोई उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, ये तो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, ये तो जनता की प्रॉपर्टी है। और जनता की प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचाओगे तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। तो ये पहले तो ये केस हाई कोर्ट में था, लेकिन बाद में जब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो केरला की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ आर्गुमेंट दिए। उसने कहा कि देखो सर, ये पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट के अंदर जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो एमएलएज होते हैं स्टेट असेंबली के अंदर, उनको कुछ प्रिविलेज होते हैं, मतलब उनको कुछ खास सुविधाएं होती हैं, जिसे कहा जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, आप उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है ना, दे आर सर्टेन राइट्स, कुछ अधिकार होते हैं, एंड इम्यूनिटीज। इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि उनको कुछ खास प्रोटेक्शन मिली होती है कानून से। एंजॉयड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, मतलब जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कलेक्टिवली भी उनके कुछ राइट्स होते हैं और इंडिविजुअली भी उनके कुछ राइट्स होते हैं, सो दैट दे कैन इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर फंक्शन। देखिए सीधी सी बात है, पार्लियामेंट के अंदर वो लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे स्टेट असेंबली भी हो, वहां पे डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर। तो उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वहां पे वो कुछ भी बोलें, कुछ भी डिस्कशन करें, क्योंकि वो जो भी वहां पे बोलते हैं वो अल्टीमेटली जनता के वेलफेयर के लिए ही होता है। तो आप उनको, उनकी स्पीच को वहां पे कर्टेल नहीं कर सकते। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोलें, उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते हो। ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो कानून का उल्लंघन है, उसको कहा जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। क्योंकि अगर आप वहां पे उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करोगे ना कहीं आप पूरी डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है ना उसको कर्टेल कर रहे हो। इसलिए उनको खुल फ्रीडम होती है। अब लक्ष्मीकांत के अंदर भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज करके जो है चैप्टर है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों ने तो आपने पढ़ ही लिया होगा, लक्ष्मीकांत आप पढ़ते ही हो। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को जो है आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के अंदर इसको कवर किया गया है। 105 में इट टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट एंड 194 में इट टॉक्स अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके अलावा जो रूल बुक होती है हाउस के अंदर,
उस रूल बुक में भी मेंशन किया गया होता है कि इनको कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या क्या राइट्स इनके होते हैं, क्या क्या प्रिविलेज होते हैं। तो ये तो थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाल दी है, ये नीचे वाला पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यू ओनली नीड टू फोकस ऑन आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194। एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये काफी है आपके लिए। ठीक है, अब कौन कौन से प्रिविलेज होते हैं देखिए, एक तो होते हैं कंबाइंड प्रिविलेज, कलेक्टिव प्रिविलेज जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में आपको मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा इंडिविजुअल प्रिविलेज के बारे में, जो केरला के एमएलए को मिलने चाहिए थे, ऐसा उन स्टेट ने बोला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपनी जगह है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप वहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करोगे, वेंडलिज्म करोगे, फिर मैं आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। जैसे एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है कि कोई भी इंसान अगर वो हाउस के अंदर कुछ बोलता है तो उसको जो है पनिशमेंट नहीं मिलेगा। जैसे मान लो राहुल गांधी जी ने मोदी जी के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया पार्लियामेंट के अंदर, या सरकार के खिलाफ कुछ गलत सलत बोल दिया, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट ग्राउंड के ऊपर जो भी होता है वो उसका मामला होता है। अगली बात क्या है, 40 दिनों तक जब पार्लियामेंट्री हाउस कोई चल रहा होता है, member enjoys freedom from arrest in any civil case 40 days before and after the adjournment of the house and also when the house in session। मतलब जब हाउस का जैसे अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, तो मॉनसून सेशन के दौरान इससे 40 दिन पहले और सेशन के 40 दिन के बाद आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, उसको कंप्लीट प्रोटेक्शन होता है, बट ओनली इन द सिविल केसेस। ऐसा नहीं है कि आपने मर्डर कर दिया और आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, क्रिमिनल केस में नहीं है भैया, ओनली सिविल केस में है, याद रहेगा आपको ये। हालांकि इसको काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है। एनीवेज, नो मेंबर कैन बी अरेस्टेड फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस। उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि वो हाउस के अंदर पुलिस चली जाएगी और उसको जाके अरेस्ट करेगी, पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी हाउस की। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटेंडिंग कोर्ट एज अ विटनेस, जब अगर हाउस की प्रोसीडिंग चल रही है तो कोर्ट उसको एज अ विटनेस नहीं बुला सकता, अगर वो किसी केस में विटनेस होते हैं तो ये कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते हैं। इसके अंदर ये भी होता है कि पार्लियामेंट के अंदर आप जो भी करो वो हाउस का मामला होता है, कोर्ट उसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकता। अब यही आर्गुमेंट दिया है केरला की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी जो जज बैठे हैं भैया, चंद्रचूड़ की बेंच में ये गया था, और चंद्रचूड़ पता है आपको सबसे खतरनाक और सबसे बढ़िया आज के मामले टाइम में जो है जज माने जाते हैं, एकदम शानदार जजमेंट देते हैं। इन्होंने कहा कि भैया पार्लियामेंट प्रिविलेज अपनी जगह है, लेकिन आप वेंडलिज्म नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच। आपको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, आपको अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए, और इस केस में आपने मर्यादा तोड़ी है, इसीलिए हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते। ठीक है, बढ़िया टॉपिक था, मजेदार टॉपिक था, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लक्ष्मीकांत जाके जरूर पढ़ लेना। ठीक है, उसके अंदर ये टॉपिक बड़ा अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे देखो सारी चीजें कवर करने लगेंगे तो 2 घंटे तो इसी में लग जाएंगे। चलिए जी, अगली जो न्यूज आती है वो आती है चाइना से। ठीक है, हमारा पड़ोसी है, इतना अच्छा पड़ोसी हमारा, और टाइम टाइम पे हमारी हेल्प भी करता है। देखिए, इंडिया, चाइना, ऊपर आता है रशिया, और यहाँ आता है अफगानिस्तान, जो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, और ये जो है बदमाश बच्चा है पाकिस्तान इधर। तो चाइना पाकिस्तान दोनों बदमाश हैं, बदमाश बदमाश दोनों आपस में दोस्त हैं। तो बात है 1970s की, 1978 1979 की बात है कि जब रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान के थ्रू रशिया, चलो वो उसका अलग अलग मैटर है, एनीवेज, क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर चलता था, बहुत पीक पे हुआ करता था, अमेरिका अपना कंट्रोल करता था, रशिया अपना कंट्रोल करता था, बट एनीवेज रशिया के अगेंस्ट में यहाँ पे कुछ मुजाहिदीन खड़े हुए। उन मुजाहिदीन को हेल्प मिला पाकिस्तान से और यूएसए से, उन्होंने उनको ट्रेन किया, हथियार वगैरह दिए। बाद में ये मुजाहिदीन जो है रशियन फोर्सेस से लड़े और रशियन फोर्सेस को यहाँ से भगा दिया, और फिर बाद में 1991 में रशिया का जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो गया, ये सबको पता है ना। उन मुजाहिदीन में से एक फोर्स निकली जिसे कहा गया है तालिबान। अब इस तालिबान को पाकिस्तान का है पूरा सपोर्ट। ठीक है, अब जब 9/11 अटैक हुआ तो यहाँ पे यूएसए आ गया। अब ये पहले तो तालिबान मुजाहिदीन रशिया के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, अभी तालिबान जो है यूएसए के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। तो 20 साल की मशक्कत के बाद अभी अमेरिका भी वापस जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एकमात्र फोर्स है, वो कौन सी है? तालिबान। और मामला यहाँ पे अभी फंस गया चाइना के लेके। देखिए,
तालिबान बिल्कुल भी रशिया को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि रशिया के तो अगेंस्ट में लड़ ही रहे थे वो, तो रशिया जो है तालिबान के बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, इसके अगेंस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चाइना जो है, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, चाइना ने इनमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्योंकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके ये सारे के सारे मेंबर हैं। उसके अलावा जो एससीओ है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी ये मेंबर हैं। तो भैया चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे फंसा हुआ है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर तालिबान का कंट्रोल अफगानिस्तान में हो, और अफगानिस्तान के अंदर भी चाइना का काफी इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान के अंदर भी चाइना का काफी इन्वेस्टमेंट है, समझ रहे हो आप? तो सारा खेल आता है पैसे का। लेकिन एक और एंगल भी यहां पे फंसता है, आपको पता होगा, ये जो चाइना का जिंगजियांग प्रोविंस है, चाइना का यहाँ पे जो ये जिंगजियांग प्रोविंस है, सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है, यहाँ पे जो है मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है, यूगर मुस्लिम जिसको बोलते हैं जिंगजियांग में, है ना। इनके चाइना के साथ प्रॉब्लम होती है। चाइना कहता है कि ये जिंगजियांग के अंदर कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना के लोगों के ऊपर अटैक करती हैं, और काफी ज्यादा वहां पे अटैक होते भी हैं। तो यहाँ पे मामला ये फंसता है कि देखो यहाँ पे हो गया जिंगजियांग, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, और चाइना के अंदर जो है ये जो इनको लेकर काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, वो सारी सारी चीजें आपको पता है। और यहाँ पे ये है अफगानिस्तान, जिसके अंदर तालिबान है। और यहाँ पे छोटा सा आप ये कॉरिडोर देख रहे हो ना, ये छोटा सा कॉरिडोर दिखा देता हूँ जूम करके, ये इसे कहा जाता है वाखन कॉरिडोर, ठीक है। अब ये वाखन कॉरिडोर की जो है कुछ बाउंड्री चाइना के साथ भी मिलती है। अब चाइना डर रहा है कि ऐसा ना हो कि तालिबान और ये जो जिंगजियांग के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपस में हाथ मिला लें, तालिबान वाले भाग के यहाँ पे आ जाएं और यहाँ वाले भाग के यहाँ पे आ जाएं। मतलब वो चाइना के लोगों के ऊपर अटैक करेंगे और भाग के अफगानिस्तान में आ जाएंगे। अब चाइना इस बात से डर रहा है, क्योंकि ये जो वखान कॉरिडोर वाला जो एरिया है ना, इसको अभी तालिबान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो चाइना की कई सारी प्रॉब्लम है, चाइना की पैसे वाली प्रॉब्लम भी है, और चाइना की ये सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम भी है। इसलिए चाइना ने तिब्बत की तालिबान के साथ हाथ मिलाया है। देखिए खुद तो क्या क्या ही मिलाएंगे, उन्होंने बोला होगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने बोला होगा ठीक है मेरे आका, जैसा आपका हुक्म, हम तो आपके हुक्म मानेंगे। तो उन्होंने तालिबान के लीडर्स को बोला होगा कि ऐसे ऐसे करके है, आप चाइना को कुछ मत करिए, चाइना हमारा दोस्त है, आप हमारे दोस्त हो। अगर आपने चाइना के अगेंस्ट में कुछ भी किया तो मजबूरन मुझे आपके अगेंस्ट भी एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये भैया पूरे का पूरा मामला फंसता है। इसीलिए अभी एक 9 मेंबर जो तालिबान से आए थे और चाइना के अंदर, उन्होंने उनका स्वागत किया, खाया पिया मौज किया, ठीक है। और बाकी चाइना ने बोला है कि तालिबान इज अ पिवोटल मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फोर्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री तो सबको पता ही है, पॉलिटिकल फोर्स जब उन्होंने बोल दिया है, इसका मतलब वो तालिबान को अभी लेजिटिमाइज कर रहे हैं, तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल फोर्स इन अफगानिस्तान। ठीक है, समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। तो बस यही है, बाकी तो आप पढ़ ही लोगे। जो जिंगजियांग प्रोविंस है चाइना का, वहां पे एक ग्रुप है जिसे कहा जाता है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ETIM। चाइना इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हम लोग यूगर मुस्लिम्स के फेवर में चाइना से लड़ रहे हैं एंड वी वांट इंडिपेंडेंस। ठीक है, हालांकि यहाँ के जो यूगर मुस्लिम्स हैं, दे आर नॉट क्लोजर टू पाकिस्तान एथनिटिसी के हिसाब से, दे आर मच क्लोजर टू टर्की। टर्की और उनकी लैंग्वेज भी काफी टर्किश लैंग्वेज है, ठीक है। बट एनीवेज दिस इज द होल सिचुएशन हियर। तो नाउ चाइना recognizes Taliban as a political force and as a military force because there are many concerns from the China side. Money is also there because China has invested heavily in this region and the security perspective is also there. So बस यही है थोड़े का पूरे का पूरा मामला। हल्का हल्का करके करते रहेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफी क्लैरिटी हमारी हो जाएगी। अगली जो न्यूज आती है वो आती है अमेरिका इंडिया रिलेशनशिप से रिलेटेड। ब्लिंकन जो है उन्होंने अभी इंडिया की यात्रा की है, मैं पहले भी आपको बता चुका था। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जिसपे वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं। देखिए इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के पास इतनी पावर नहीं है जितनी अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के पास होती है, क्योंकि अमेरिका फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है, बहुत ज्यादा फोकस करता है। तो इन्होंने अभी इंडिया की विजिट किया और कई सारे मुद्दों पर इन्होंने बात किया। वो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी से, उनसे भी मिले, उनसे भी उन्होंने काफी देर तक बात की। मोदी जी से भी मिले, कई लोगों से मिले। वो हमारे जो NSA हैं उनसे भी मिले, अजीत डोवल से भी मिले। तो हर किसी से मिले, सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मिले, मतलब प्रेस के लोगों से भी मिले, कई रिलीजियस हेड से मिले, है ना, कई NGO के लीडर्स वगैरह से मिले, बहुत सारे लोगों से मिले। और इन्होंने अलग अलग मुद्दे पे बात की। कौन कौन से मुद्दे पे बात की थोड़ा सा आपको बता देता हूं, हालांकि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए क्वाड के बारे में इन्होंने बात की, है ना, जिसके अंदर इंडिया इज देयर, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA, दैट इज अ ग्रुपिंग इन इंडो पैसिफिक। उसके बारे में इन्होंने बात की। दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अफगानिस्तान एंड हाउ टू काउंटर COVID-19, उसके बारे में बात की।
ठीक है। इंटर रिलीजियस रिलेशन जो इंडिया में आजकल खराब हो रहे हैं, इसके बारे में भी इन्होंने बात की। बिकॉज आने से पहले ही इन्होंने हिंट दे दिया था कि दैट आई विल टॉक अबाउट द ह्यूमन राइट वायलेशंस इन इंडिया। तो इंटर रिलीजियस जो रिलेशन है, मतलब जैसे लव जिहाद जिसको यहाँ पे हमारे कंट्री में बोला जाता है, बड़ी डेरोगेटरी टर्म है लव जिहाद, उसके रिगार्डिंग इन्होंने बात की। जैसे मध्य प्रदेश में और यूपी वगैरह में वो एंटी कन्वर्जन लॉ वगैरह जो बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी इन्होंने बात की। ठीक है, इस अमेरिका इसको एज अ ह्यूमन राइट वायलेशन देखता है। इंडिया में मीडिया फ्रीडम के बारे में भी बात की। पिछले कई सालों से मीडिया की फ्रीडम के ऊपर बात चल रही है। अभी आपको पता ही है, दैनिक जागरण के बहुत सारे ऑफिस के ऊपर जो है वो आईटी की रेड पड़ी, इनकम टैक्स की रेड पड़ी, क्योंकि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि क्योंकि जागरण ने जो है वो कोविड-19 की अच्छे से रिपोर्टिंग की है, जिसमें सरकार की काफी फजीहत हुई है। वो सारा मामला है। फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में इन्होंने बात किया। लव जिहाद को तो आपको मैंने बता ही दिया। माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात किया। कश्मीर इशू के ऊपर के में भी बात किया। तो कई सारे मुद्दे हैं जिसके बारे में उन्होंने बात की, और ओवरऑल स्टेटमेंट यही निकल के आता है कि अमेरिका जो है एडमायर करता है वो इंडिया को, इंडिया का प्लूरलिज्म, इंडिया का ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप जो है ना वो लव हेट टाइप के रहे हैं। ठीक है, कभी तू कभी मैं उस टाइप के रहे हैं। हिस्टोरिकली अगर आप बात करो तो यूएसए जो है इट वाज मच क्लोजर टू पाकिस्तान, है ना, बिकॉज इंडिया वॉज मच क्लोजर टू रशिया। नेहरू जी के समय से हम लोग रशिया के क्लोज रहे हैं, बिकॉज वी अस्पायर टू बी अ सोशलिस्ट कंट्री ऑल्सो, एंड रशिया वॉज ऑल्सो सोशलिस्ट कंट्री। तो वी वर नेवर क्लोजर टू कैपिटलिज्म। तो नेहरू जी वॉज मच क्लोजर टू रशिया, और उसी तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बनी है। बाद में फिर है ना हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वगैरह वो सब हम लोगों ने शुरू किया, नाम है ना, सबको पता है इन चीजों का। इवन जब पाकिस्तान के साथ हमारे झगड़े होते थे तो अमेरिका ऑलवेज टुक साइड ऑफ द पाकिस्तान एंड रशिया वाज इन आवर फेवर। वो सारे पूरे का पूरा मामला है। फिर बाद में जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ और 2000 के बाद से हमारे रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हुए, 1998 में जो है बिल क्लिंटन ने इंडिया की यात्रा की। उसके बाद 2005 में सिविल न्यूक्लियर डील भी हमारे बीच में हुई, हालांकि अभी तक पूरी हो नहीं पाई है। जब सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी तो उस टाइम पे मनमोहन सिंह की सरकार आई थी 2005 में, और बीजेपी ने और बाकी दूसरी अपोजिशन पार्टी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा गाली दी थी मनमोहन सिंह को कि वो तो बिक गया है, अमेरिकन एजेंट है, ये वो करके। लेकिन बाद में जब दूसरी सरकारें आई 2014 में, मोदी जी आए, तो उस टाइम पे आपको पता है कि ओबामा ने भी इंडिया की यात्रा की थी, और फिर मोदी जी ने भी सिविल न्यूक्लियर डील को लेके जो है यहाँ पे उनके साथ डील करने की कोशिश की। हालांकि वो हो नहीं पाई प्रॉपर तरीके से, बट यस वो तो हमारी कंट्री में हमेशा ही होता है ना। एक पॉलिटिकल पार्टी कोई स्टेप ले लेती है, दूसरी उसको गाली देती है, और बाद में जब वही पावर में आ जाती है तो उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाने लगती है। कई मामलों में अच्छी चीज भी है, कई मामलों में खराब चीज भी है। एनीवेज, तो आजकल क्या है, देखो होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अभी भैया चाइना है। वो समय ऐसा था तब चाइना बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल चाइना इज अ वर्ल्ड लीडर। यूएसए की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करता है। तो दैट इज व्हाई इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू बी फ्रेंड विद इंडिया। चाइना, यूएसए इज ट्राइंग टू बी फ्रेंड विद इंडिया बिकॉज चाइना इज द मेजर कंसर्न हेयर। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कंसर्न है, जापान के साथ भी कंसर्न है। सो दैट इज व्हाई नाउ वी आवर रिलेशनशिप आर वेरी मच क्लोजर। वी आर नाउ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ठीक है, स्ट्रेटेजी पार्टनर का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी के वाले फ्रंट पे और डिफेंस वाले फ्रंट पे भी पार्टनर होते हो। तो अभी अमेरिका जो है वो इंडिया के काफी क्लोज है। इसकी वजह से रशिया के साथ भी हमारे रिलेशन थोड़े खराब होते चले जा रहे हैं। एनीवेज, तो जियो पॉलिटिक्स की बातें हैं, बहुत समय लेंगी, धीरे धीरे करके करते रहेंगे। बाकी आपको कुछ पूछना होता है जियो पॉलिटिक्स के बारे में, आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अपने विचार वहां पे बता सकते हो, आप क्या सोचते हो इन सब चीजों के बारे में। लेकिन दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में, इवन पॉलिटिक्स में भी आपने बहुत बार ये कहावत सुनी होगी पॉलिटिक्स में, कि पॉलिटिक्स में कोई ना तो परमानेंट दुश्मन होता ना एक परमानेंट दोस्त होता। आज आपको कोई आदमी लगता है तो पक्का बीजेपी वाला है, पता लगे उसने कांग्रेस में ज्वाइन कर ली। कल को जो तक कांग्रेस का पक्का समर्थक हुआ करता था वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है, दूसरी पार्टीज को ज्वाइन कर लेता है। तो पॉलिटिक्स में और जियो पॉलिटिक्स में भी कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। समझ रहे इस बात को भैया? अपॉर्चुनिटी की बात है, जहां जिसको अपना बेनिफिट लगता है वो वैसे ही करता है ना। सो सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा, तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बस सारा खेल यही है। चलिए जी, अगली बात करते हैं थोड़ी सी फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स होती हैं, जैसे सेंटर एक यूनिट होती है और स्टेट एक यूनिट होती है। फेडरलिज्म का मतलब ये है कि बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन पावर्स एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर एम्पावर्ड टू प्रैक्टिस दैट पावर इनटू देयर ओन स्फीयर्स। दैट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। इंडिया में क्या है, देयर इज सेंटर, देयर आर स्टेट्स, देयर इज अ स्टेट लिस्ट, देयर इज अ यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। जो स्टेट लिस्ट के अंदर है उसके अंदर स्टेट बनाएगा। कंकरेंट लिस्ट वो कॉमन होती है ना। ये सब आपको पता है। तो फेडरलिज्म, एंड वी ऑलरेडी नो दैट इंडिया डज नॉट
प्रैक्टिस वेरी स्ट्रिक्ट फेडरलिज्म, है ना। हमारे यहाँ पे क्योंकि सेंटर और स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं है, सेंटर के पास थोड़ी ज्यादा पावर दे दी गई है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलग रीजंस हो सकते हैं, कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट वी वेरी वेल नो दैट सेंटर हमारे पास यहाँ पे ज्यादा पावर लेता है स्टेट्स के कंपैरिजन में, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल पावर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग पावर हो। इसीलिए इंडिया डज नॉट प्रैक्टिस फेडरलिज्म। इंडिया के फेडरलिज्म को क्या कहा जाता है? क्वासी फेडरलिज्म, क्वासी फेडरलिज्म, ठीक है। और कई लोग कई अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं, जैसे जो सर जैव आइवोर जेनिंग है, बहुत जाने माने लॉयर थे ब्रिटेन के और एकेडमिशियन भी हैं बहुत बड़े। इन्होंने कहा है कि इंडिया हैज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग पॉलिसी, ठीक है। अब देखिए मामला क्या फंसता है, मामला फंसता है, देखो सबसे बड़ी बात है पैसा, है ना। पैसे का यह सारा खेल है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, पैसे वाले मामले में हमारे जो स्टेट्स हैं दे हैव वेरी लिमिटेड पावर्स, स्पेशली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। स्टेट्स के पास और भी कम पावर हो गई है जब वो बात आती है पैसे की, फिस्कल की जब बात आती है, तो स्टेट्स बेचारे सेंटर के ऊपर डिपेंड करते हैं पैसे की मदद को लेके, जीएसटी की वजह से। क्योंकि जीएसटी में स्टेट्स ने अपनी काफी ज्यादा पावर जो है वो सरेंडर कर दी थी टू द सेंटर, अलग अलग स्टेट्स ने। समझ रहे इस बात को। लेकिन अभी आ गया कोविड, तो हुआ क्या कि इस अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, वैसे तो हमारे यहाँ पे सेंटर पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद और जीएसटी की इंट्रोडक्शन के बाद वो ये ज्यादा पावर और ज्यादा सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है। जीएसटी की अगर हम लोग बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, सबको पता है। आर्टिकल 279 इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द जीएसटी। जीएसटी काउंसिल बनाया गया था, ये मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी पूरा जीएसटी के बारे में करवाया था। जीएसटी के अंदर इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसका मतलब जीएसटी के अंदर जो भी चीजें लिखी होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होगा। सरकार उससे भाग नहीं सकती, सरकार उससे मना नहीं कर सकती, बिकॉज दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के तहत जीएसटी में ये लिखा हुआ है कि जब जीएसटी पास हुआ था कि हर साल जो स्टेट्स का रिवेन्यू है वो 14% इंक्रीज होगा, 14% इंक्रीज होगा, क्योंकि स्टेट्स की इकोनॉमिक पावर कम हो गई थी। इसलिए सेंटर ने बोला था कि वो स्टेट्स को जो फिस्कल और रिवेन्यू होता है वो हर साल 14% इंक्रीज होगा और ये 5 साल तक चलेगा। 5 साल के बाद स्टेट्स इतनी कैपेसिटी डेवलप कर लेंगे कि वो अपना रिवेन्यू खुद जनरेट कर सकते हैं और 5 साल तक हम स्टेट्स को कंपनसेशन भी देंगे। देखिए कुछ स्टेट ऐसी हैं इंडिया में, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ये स्टेट ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। अब जब जीएसटी की वजह से इनको तो नुकसान हुआ, तो सरकार ने यह कहा उस टाइम पे, सेंटर ने यह कहा अकॉर्डिंग टू जीएसटी कि जिन स्टेट्स को नुकसान होता है अपने रिवेन्यू में, उस रिवेन्यू की भरपाई करेगा सेंटर। 5 साल के लिए उनको कंपनसेशन देगा फॉर देयर ओन लॉस। ये मामला है, लेकिन सरकार ये कर नहीं रही है, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, इसका मतलब तो सीधा सीधा सही हुआ। लेकिन सरकार कहती है कि देखो भैया, पेंडेमिक की वजह से मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पास भी इतना रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन जब स्टेट्स ने सेंटर से पैसा मांगा, स्पेशली सदर्न इंडियन स्टेट, स्पेशली केरला की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसने कहा कि मुझे पैसा दीजिए। सेंटर ने स्टेट्स को कहा देखो मैं पैसा देने की हालत में नहीं हूं, लेकिन आप पैसा बोरो कर सकते हो। बोरो करने का मतलब होता है आपको लौटाना भी पड़ेगा बाद में इंटरेस्ट के साथ। लेकिन सरकार ने कहा बोरो तो आप कर लोगे, लेकिन आपको कंडीशनल बोरोविंग है, वो अनलिमिटेड बोरोविंग नहीं है। कंडीशन कैसी है? कंडीशन ये है कि अगर सेंटर स्टेट से पैसा बोरो करता है, आरबीआई से पैसा बोरो करता है, तो स्टेट के अंदर जो भी वेलफेयर मेजर्स होंगे ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक वो स्टेट्स को अपने खर्चे से करने पड़ेंगे, सेंटर उसमें हेल्प नहीं करेगा। यहां पे ये बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट ये कहती है कि सेंटर और स्टेट को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन सेंटर ने स्टेट्स को साफ साफ बोल दिया है अगर आप ज्यादा रिवेन्यू बोरो करोगे, ज्यादा पैसा बोरो करोगे, तो वो सारे के सारे वेलफेयर मेजर्स आपको खुद लेने पड़ेंगे, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, विच इज अगेंस्ट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो 2021 के बाद तो वैसे भी कंपनसेशन खत्म होने वाला है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। अब सोच के देखो, अभी जब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है तब सरकार स्टेट्स की मदद नहीं कर रही है, 2021 के बाद जब ऑब्लिगेशन भी नहीं रहेगा तो क्या सरकार उनकी मदद करेगी?
तो स्टेट्स बेचारे पहले से ही नुकसान में थे जीएसटी की वजह से, तो फ्यूचर में और भी ज्यादा नुकसान होने वाला है, एंड दैट इज अ थ्रेट टू द फिस्कल फेडरलिज्म। तो ये पूरे का पूरा छोटा सा आर्टिकल था, मैंने थोड़ा डिटेलिंग में कराने की कोशिश की है। एनीवेज, अब बात करते हैं जापान की। इस दुनिया में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो जापान का दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, क्योंकि जापान के जो स्कूल्स है ना, वो स्कूल नहीं है। जापान के स्कूल में सिर्फ एजुकेशन नहीं दी जाती है एकेडमिक, उसके अंदर लाइफ कैसे जीनी है ये सिखाया जाता है। दोस्तों देखो, एजुकेशन ना दो काम करती है। अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हो तो दो चीजों में इन्वेस्ट करते हो। आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करते हो और सोशल रिटर्न होते हैं। मतलब प्राइवेट तो बेनिफिट होगा ही, अच्छा एजुकेशन मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, तो प्राइवेट तो बेनिफिट होता ही है। एजुकेशन से सोशल बेनिफिट भी होता है, क्योंकि जब आपको अच्छी एजुकेशन मिलती है ना, वहां पे अच्छी वैल्यूज मिलती हैं स्कूल्स के अंदर, जैसे वॉशरूम कैसे यूज करना है ना, साफ सफाई कैसे रखनी है, लाइन कैसे लगानी है ना, जैसे बस में जाते हो तो क्यू कैसे लगानी है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को, ये सारी की सारी चीजें आपको स्कूल में सिखाई जाती हैं। तो अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हो तो आप सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करते हो, क्योंकि ये सारी सारी चीजें आप स्कूल में सीखते हो और अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करते हो। आप कहते हो, कहोगे सर मुझे तो ये सिखाया नहीं गया, इसीलिए तो एडिटोरियल लिखा गया है ये, कि हमारे स्कूल्स में ये सिखाया ही नहीं जाता, ये जापान में सिखाया जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम द जापानीज एजुकेशन सिस्टम। दैट इज व्हाई दिस एडिटोरियल इज रिटन एंड दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस। चलिए, तो अगर आप एजुकेशन अब स्कूल्स में अगर आप अच्छे से सिखाओगे तो डेफिनेटली एक डिसिप्लिन्ड सोसाइटी सामने आएगी। जैसे जापान की बहुत डिसिप्लिन सोसाइटी मानी जाती है। तो स्कूल्स में जो है दो चीजें होती हैं। एक होती है एकेडमिक, जिसमें आपको मैथ साइंस वगैरह पढ़ना होता है। एक होती है नॉन एकेडमिक। नॉन एकेडमिक में जैसे जैसे खाना कैसे बनाना है, सफाई कैसे करनी है, कपड़े कैसे धोने हैं, वो सारी की सारी चीजें। ये चीजें भी दोस्तों जरूरी हैं। आप बोलेंगे सर इनकी क्या जरूरत है, ये चीजें भी जरूरी हैं, स्पेशली पेंडेमिक के टाइम पे। पेंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ, जो हम लोग दूसरों की हेल्प लेते थे, जैसे किसी ने सफाई वाली रख ली या खाना बनाने वाली रख लिया, है ना, अभी उनकी हेल्प तो मिल नहीं रही है। तो अभी आपको खाना भी खुद बनाना है, साफ सफाई भी खुद करनी है, बर्तन भी खुद धोने हैं, कपड़े भी खुद प्रेस करने हैं। तो पेंडेमिक ने लोगों को यह सिखा दिया है कि भैया खुद भी आपको ये सारे काम सीखने चाहिए। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। मेरी मम्मी अक्सर बोलती है, बेटा रोटी बनाने सीख ले, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, कब इतनी इमरजेंसी आ जाए, कब तक मैं दूसरे ऊपर डिपेंड करूंगा। जापानीज सोसाइटी इस बात को समझती है, ठीक है, इसलिए जापान में बच्चों को यह सब सिखाया जाता है स्कूल्स के अंदर ही। कपड़े कैसे प्रेस करने हैं, धोने कैसे हैं, खाना कैसे बनाना है, वो सारी की सारी चीजें। समझ रहे हो इस बात को। तो अपने फ्यूचर के लिए हम लोग इंडिया और जापान से क्या क्या सीख सकते हैं, तो जापान की कुछ खास खास चीजें इन्होंने बताई हैं जो हम लोग जापान से सीख सकते हैं, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, जापान में एक तो एकेडमिक वर्क होता है, कोग्निटिव वर्क होता है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है ना। साइंस में वो पहले ही बहुत आगे हैं। रोबोटिक्स में जापान कितना ज्यादा आगे है साइंस के मामले में। तो एकेडमिक चीजें तो वहां पे सिखाई ही जाती हैं, लेकिन नॉन एकेडमिक चीजें भी वहां पे सिखाई जाती हैं। इस पूरे जापान के एजुकेशन सिस्टम को 3 वर्ड में कंक्लूड किया जा सकता है, ची, टोकू, ताई। ये 3 जापानीज वर्ड हैं। ची का मतलब होता है नो, मतलब वी नीड टू नो अबाउट मैथमेटिक्स, साइंस एटसेट्रा। टोकू का मतलब होता है वर्च्यू, आप उनको वैल्यू सिखाइए, जैसे उनको डिसिप्लिन, है ना, वो सिखाइए आप उनको। कोऑपरेशन कैसे करना है, आपस में मिलके कैसे काम करना है, ये सिखाया जाता है जापानीज स्कूल में। और ताई, ताई मतलब बॉडी, आप अपनी बॉडी को कैसे फिट रखें, अपने माइंड को कैसे फिट रखें। जापान का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ये ची, टोकू, टाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे उनकी हर एंगल से डेवलपमेंट किया जाता है बच्चे का, चाहे वो आपका साइंस, आपका जो है एजुकेशन हो, चाहे आपका वैल्यूज हो, चाहे वो आपकी बॉडी हो, हर तरीके से बच्चों को डेवलप किया जाता है। समझ रहे इस बात को। पहले जापान में क्या होता था, 1970s तक जापान में इंडिया की तरह जो है रोट लर्निंग पे फोकस किया जाता, रट्टा मारो एग्जाम दो, बात खत्म। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी रोट लर्निंग को वैल्यूज लर्निंग पे फोकस कर दिया। अभी जापान में रोट लर्निंग काफी कम होती है, प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होता है। मोरल एजुकेशन के ऊपर वो लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि नेचर के साथ कैसे, नेचर की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। बच्चों को पार्क में लेके जाया जाता है जहां पे तितलियां होती हैं, अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। बच्चे उन इंसेक्ट्स को
ऑब्जर्व करते हैं और एक इंसेक्ट डायरी बनाते हैं बच्चे अपने स्कूल में। बड़े इंटरेस्टिंग है ना, उसमें वो उनके बिहेवियर के बारे में लिखते हैं इंसेक्ट्स के। तो बच्चों को शुरू से ही जब नेचर की वैल्यू करने की आदत पड़ जाती है तो लाइफ लॉन्ग उनके साथ ही रहती है। बच्चे अपने स्कूल को खुद साफ करते हैं, टॉयलेट्स वगैरह को भी साफ करते हैं, क्लासरूम को साफ करते हैं, दूसरे बच्चों को लंच सर्व करते हैं। अब आप ये इंडिया में सोच लो, अगर इंडिया में स्कूल्स में बच्चे साफ करने लगेंगे, टॉयलेट साफ करने लगेंगे, तो हमारे सोच लो इंडिया में क्या रिएक्शन होगा, है ना। ह्यूमन राइट वाले, एजुकेशन वाले, दुनिया भर के लोग आके खड़े हो जाएंगे, अरे आप बच्चों से सफाई क्यों करवा रहे हो, हम बच्चों को एजुकेशन देने भेजते हैं, वहां पे सफाई करवाने भेजते हैं। बच्चों के पेरेंट्स सड़कों के ऊपर आ जाएंगे। तो ये चीजें सब जापान में करवाई जाती हैं। बच्चे टॉयलेट खुद साफ करते हैं, अपने स्कूल को साफ करते हैं, पेड़ों की कटाई छंटाई करते हैं, सब काम स्कूल में बच्चों से करवाया जाता है, ताकि वो लाइफ में जब आगे बढ़े तो वो सारी चीजें उनको आनी चाहिए। रोड कैसे क्रॉस करना है, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं जापान के अंदर, स्कूल से ही सिखाई जाती हैं, समझ रहे हो। 2018 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था। वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था कंबोडिया के अंदर, कोलंबिया में, और रशिया के साथ मैच था जापान का। मैच जब खत्म हुआ तो जापानीज जितने भी जो स्पेक्टेटर से दर्शक वहां पे बैठे हुए थे, सभी ने अपनी अपनी सीट को साफ किया। वहां पे जो भी ट्रैश था सब लेके चले गए और बाद में उसको डस्टबिन में डाल दिया। पूरी दुनिया देख के हैरान हो गई कि ये कैसे दर्शक हैं, इतने डिसिप्लिन्ड, इतनी वैल्यू सिस्टम इनके अंदर है। तो तब दुनिया ने जाना कि जापानीज का ये जो सिस्टम है ये उनको स्कूल से ही सिखाया जाता है ना। इतनी डिसिप्लिन्ड सोसाइटी है। एक्सपेरिमेंट लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। बच्चों को टास्क दिया जाता है स्कूल में कि आप अपने घर जाइए, अपनी लोकेलिटी में, अपनी कम्युनिटी में देखिए वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए, एक प्लान बनाइए। वहां के जो दूसरे लोग हैं, सीनियर जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे सलाह लीजिए। क्या हम लोग इसको इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? करना चाहिए। हमारे बच्चों को देखना चाहिए हमारे आसपास कौन कौन सी प्रॉब्लम है, वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है। बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाने चाहिए स्कूल में कि आप जाइए, इन प्रॉब्लम को देखिए और सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। ये चीजें हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट होते ही नहीं है इस तरह के। पता नहीं लोग टिकटॉक में ही लगे हुए हैं, फालतू की बातों में ही लगे हुए हैं। ये चीजें भी हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंट की जानी चाहिए। हम चीजें स्कूल से सीख सकते हैं उन जापान से। जापान में जो है स्पेशल एक्टिविटी आवर होता है, जहाँ पे स्कूल को एज ए सोसाइटी की तरह ट्रीट किया जाता है। बच्चे खुद स्कूल्स में ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो प्रोग्राम करवाते हैं, जैसे मान लो डांस कंपटीशन करवा दिया, स्पीच कंपटीशन करवा दिया, बच्चे खुद ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम्स पता चलती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसी प्रॉब्लम होती हैं और उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। जब बचपन से इन चीजों को करने लगोगे तो डेफिनेटली जब आप लाइफ में बड़े होते हो तो आप प्रॉब्लम खुद सोल्यूशन करने लगते हो। कलेक्टिविज्म की एक फिलोसफी है जापान के अंदर। जापान में ग्रुप के वेलफेयर को ज्यादा फोकस दिया जाता है रादर देन इंडिविजुअल ग्रुपिंग। हालांकि इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कई मामले में, बट यस, क्योंकि जापान की सोसाइटी वो अमेरिका और यूरोप की तरह इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी नहीं है, वो एक कलेक्टिव सोसाइटी है। वहां पे सोसाइटी के वेलफेयर पे फोकस किया जाता है। मतलब वंस, इसमें उनमें कहा जाता है कि वन विंस व्हेन ऑल विंस। जब सभी लोग जीतते हैं तभी आपकी जीत मानी जाती है। तो एक्टिविटी कराई जाती है बच्चों से स्कूल में, जैसे ट्रेजर हंटिंग वगैरह कराई जाती है ना, और पूरा ग्रुप की टास्क करवाई जाती हैं। इसमें कोई इंडिविजुअल विनर नहीं होता है, सभी के सभी इसमें विनर होते हैं। तो इतनी अच्छी जापानीज में जो एजुकेशन सिस्टम है, और यही जब जापान के लोग जब बड़े होते हैं तो ये अपनी वैल्यूज को आगे फॉरवर्ड लेके जाते हैं। उनके बच्चों में भी वही वैल्यूज आती हैं जो इनके जो है बड़े बुजुर्गों में होती हैं। इसलिए जापान की सोसाइटी इतनी डिसिप्लिन्ड है, इतनी साफ सुथरी है, रूल्स को वहाँ पे फोकस किया जाता है। जब डिजास्टर वहाँ पे होता है ना तो लोग पैनिक नहीं करते हैं। अभी जब वहाँ पे 2011-12 में जब वहाँ पे सुनामी आया था जापान में, तो दुनिया भर का मीडिया ये देख के हैरान हो गया कि यार जापान के लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहे हैं। अगर वो राशन लेने के लिए राशन की दुकान पे जा रहे हैं तो बिल्कुल लाइन में खड़े हैं, एकदम क्यू बना के बिल्कुल शांति से खड़े हैं। कोई वहां पे अफरा तफरी नहीं है, कोई लोगों को पैनिक नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें उनको डिजास्टर मैनेजमेंट स्कूल से ही सिखाया जाता है। और हमारे यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा बारिश हो जाती है, पैनिक हो जाते हैं लोग, एक दूसरे का गला काटने को तैयार हो जाते हैं। अपनी अपनी पड़ी रहती है सबको, दूसरे की चिंता ही नहीं है, रूल्स तो रेगुलेशन है ही नहीं, है ना। वो कहीं अगर आप कहीं जाते हो तो बस में कोई लाइन नहीं लगाता है, टूट के पड़े एक दूसरे के ऊपर। मतलब डिसिप्लिन सोसाइटी नहीं है। मैं उनके कंपैरिजन में अपनों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं,
हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ कमियां होती है, जापानीज सोसाइटी के अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, हमारी में भी हैं, लेकिन उसको हम लोग एक ऐसी सोसाइटी से सीख सकते हैं जो डेफिनेटली हमसे बेटर कर रही है, वो भी हमसे कुछ सीख सकते हैं जो हम बेटर कर रहे हैं। और जब आप, इसी को तो बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, है ना, इसी को तो बोलते हैं ग्लोबलाइज्ड विलेज। हम जहां पे सिर्फ ट्रेड ही कनेक्ट नहीं करते हैं बल्कि वैल्यूज भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। तो यही आज का पूरा एडिटोरियल, बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो ये एक यूनिक था, बढ़िया था, कुछ नया आज हम लोगों ने सीखा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर किया करो यार, कमेंट करके बताया करो क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, कुछ वहां पे डिस्कशन होना चाहिए। सो दैट इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।